प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम लोग दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं और इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने आपको पिछले बार इसके दो भाग जो थे वो मैंने आपको बताए थे। इसको दो भागों में डिवाइड किया था और डिवाइड करने वाली जो रेखा थी वो थी दोस्तों 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने इस मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क भागों में बांटा था। और शुष्क मरुस्थल के दो भाग थे, एक तो बालू का स्तूप जहां बनते हैं उसको बालू का स्तूपों से युक्त कहते हैं, टीलों का क्षेत्र होता है, रेत के टीले होते हैं। बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है जहां पर पथरीला मरुस्थल बनता है, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में यहाँ जो है वो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। उसमें मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो बालू का स्तूप है, जैसे ये रहा एक बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरे बालू का स्तूपों की श्रृंखला यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। तो इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच का जो एक क्षेत्र है दोस्तों, ये एक प्रकार का एक मार्ग होता है दोस्तों, ठीक है। और इस मार्ग को जो है वो मरुस्थल में किस नाम से जाना जाता है? कारवा कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? कारवा कहते हैं। इसी प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो इसी कारवा को जो है वो गासी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? गासी भी कहते हैं। और वैसे अगर अपनी भाषा में इसको कहें दोस्तों तो इसको कॉरिडोर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार दो बालू का स्तूपों के मध्य का वो क्षेत्र जहां से होकर के लोगों के आने जाने का मार्ग प्रदान किया जाता है, ऐसे मार्ग वाले क्षेत्र को जहां से जो है वो रेगिस्तान का जहां जो ऊंट और ऊंटों की सवारियां जो है वो गुजरती है, उसको हम लोग कारवा अथवा गासी अथवा कॉरिडोर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक शब्द है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जब इससे रिलेटेड देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बालू का स्तूप जो है उनकी श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। तो बालू का स्तूपों की जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला को मरुस्थल में किस नाम से जानते हैं? तो उस श्रृंखला को मरुस्थल में कहते हैं कड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो वो जिला कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है, जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जहां सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। अब फिर हम लोग इसके बाद में बात करते हैं लाठी सीरीज की दोस्तों। किसकी बात करते हैं हम लोग? लाठी सीरीज की। अब एक्चुअल में दोस्तों जब हम लोग लाठी सीरीज की बात करते हैं दोस्तों तो लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है ये जैसा कि नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है, लाठी यानी लाठी से रिलेटेड कोई क्षेत्र है और दोस्तों ये एक श्रृंखला है पूरी, ठीक है। तो अब ये लाठी सीरीज कहां पर है दोस्तों और इसका जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है मरुस्थल के हिसाब से, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो जैसलमेर है उस जैसलमेर में पोखरण है और पोखरण के बाद में फिर जैसलमेर का एक क्षेत्र है दोस्तों जिसको अपन लोग कहते हैं मोहनगढ़, ठीक है। तो पोखरण से जैसलमेर के मोहनगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है जो 60 किलोमीटर तो चौड़ा है और 80 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग दोस्तों लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस लाठी सीरीज की क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता जो है इसकी वो दोस्तों ये है कि एक तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है दोस्तों? ये भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देखें तो ये किस चट्टानों से युक्त है दोस्तों? तो ये अवसादी चट्टानों से युक्त है दोस्तों, ठीक है। तीसरा हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों पौष्टिक घासें पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर पौष्टिक घासें पाई जाती है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग देखें तो दोस्तों ये जो भूगर्भीय जल पट्टी है और ये अवसादी चट्टानों से युक्त क्षेत्र है, तो भूगर्भीय जल पट्टी है तो यहाँ दोस्तों कौन से जल के भंडार है? मीठे पानी के भंडार है। और मीठे पानी के भंडार कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो जैसलमेर में सम तहसील है, उस सम तहसील का एक गांव है जिसको हम लोग कहते हैं चांदन गांव, और इसी चांदल गांव को चांदन नलकूप कहते हैं जहां मीठे जल के भंडार पाए जाते हैं। और इसीलिए इस चांदन गांव को हम लोग दोस्तों थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको थार का घड़ा कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों में दोस्तों तेल और गैस के भंडार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल में तेल और गैस के भंडार जो प्राप्त हो रहे हैं वो इन्हीं अवसादी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम लोग जब दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो पौष्टिक घासें पाई जाती है। कौन सी घासें पाई जाती है? पौष्टिक घासें। और वो पौष्टिक घासें कौन कौन सी है दोस्तों? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक तो दोस्तों अपन लोग कहते हैं जैसे कि सेवण घास पाई जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर पाई जाती है लीलोण घास पाई जाती है, उसके बाद में मुराल घास पाई जाती है, उसके बाद में मूंज घास पाई जाती है, उसके बाद में धामण घास पाई जाती है।
तो सेवण, लीलोण, मुराल, मूंज और धावण ये प्रमुख प्रकार की घासें हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो सेवण घास है दोस्तों, इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरुस सिंडिकुस। क्या नाम है इसका दोस्तों? लस्यूरुस सिंडिकुस इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब ये जो सेवण घास है दोस्तों, तो इस सेवण घास को हम लोग जो है वो मरुस्थल का नखलिस्तान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मरुस्थल का नखलिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि ये पौष्टिक घास है तो इसको मरुस्थल का नखलिस्तान कहते हैं। अब दोस्तों इस पूरे क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है, कांटेदार वनस्पति होती है, झाड़ियां होती है, दूर दूर तक लोग नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है वो दोस्तों जीव जंतु भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन आप लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो लाठी सीरीज है वो दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन के निर्माण का काम करता है। यानी मरुस्थल में पारिस्थितिकीय संतुलन का निर्माण या मरुस्थलीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन कौन बनाता है? तो लाठी सीरीज का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, अब लाठी सीरीज का ये जो श्रृंखला है उसका नाम लाठी किस आधार पर पड़ा? तो उसके पीछे का कारण ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो घासें पाई जाती है, इन घासों के लिए कबीलाई क्षेत्र में जो है वो लोगों के बीच में युद्ध होते थे। और वो युद्ध किससे होते थे दोस्तों? लाठी भाटा जंग होती थी। और इसीलिए इस लाठी भाटा जंग के कारण इस क्षेत्र को अपन लोग किस नाम से जानते हैं? लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मरुस्थल का लाठी सीरीज का क्षेत्र। अब फिर हम लोग इसके बाद में कुछ और क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के या उससे रिलेटेड शब्दावलियों की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब फिर दोस्तों एक और क्षेत्र आता है शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र है ना। तो इस शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह क्षेत्र है अंतःस्रावी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है दोस्तों? ये अंतःस्रावी क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर बहने वाली नदियां भूमिगत बहती हैं। अब दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर जो है वो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, और इन कच्चे पक्के कुओं को जो है वो यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? ये जो है कई बार इस मरुस्थलीय क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र के जो कच्चे पक्के कुएं हैं इस पे दोस्तों कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि यहाँ पाए जाने वाले कच्चे पक्के कुएं जो कि वर्षा जल संग्रहण का एक प्रमुख, यूं कह सकते हैं आप लोग कि एक प्रमुख माध्यम है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखें। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जोहड़ अथवा नाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से कच्चे पक्के कुएं बनाए जाते हैं। इन कच्चे पक्के कुओं में क्या स्थिति होती है दोस्तों? तो एक तो इन क्षेत्रों में पक्की ईंटें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में कुछ क्षेत्र जो है वो कच्चा छोड़ा जाता है। तो जो कच्चे कुएं होते हैं उसको तो जोहड़ कहते हैं और जो पक्के कुएं उसको क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। और इनका जो सबसे गहरा भाग होता है दोस्तों, जहां पर सर्वाधिक जल जो है वो संग्रहित रहता है, उस सबसे गहरे भाग को किस नाम से जानते हैं? चोभी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो वर्षा जल संग्रहण का शेखावाटी क्षेत्र का जो सबसे उपयुक्त माध्यम है ना, यहाँ वर्षा जल संग्रहण का जो स्रोत है वो क्या हो जाएंगे? ये जोहड़ अथवा नाड़ा होंगे। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कच्चे पक्के कुएं जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। कच्चे कुएं जो है उसको तो क्या कहते हैं अपन? जोहड़। तथा जो पक्के कुएं उसको अपन लोग क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। तथा दोस्तों उसका जो गहरा भाग है सबसे, उसको क्या कहते हैं अपन? चोभी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग जो बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, रन अथवा टाट अथवा प्लाया। ठीक है, ये आपने नाम दोस्तों सुना होगा, रन अथवा टाट अथवा प्लाया। ये क्या चीज है? तो रन अथवा टाट अथवा प्लाया एक्चुअल में ये क्या है दोस्तों? मरुस्थलीय झीलें हैं। क्या है ये? झीलों के नाम है, लेक्स है। ठीक है, जिसको हम लोग रन टाट अथवा प्लाया कहते हैं। ये जो है वो खारे पानी की झीलें होती है दोस्तों, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती है। लेकिन ये झीलें किस प्रकार की होती है दोस्तों? अस्थायी झीलें होती है। ठीक है, स्थायी झीलें नहीं होती है। तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो एक्चुअल में दोस्तों जब अपन लोग देखें तो जैसे एक बालू का स्तूप ये है, दूसरा बालू का स्तूप ये है, तो ये दोनों बालू का स्तूप है दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो है वो इन बालू का स्तूपों के बीच में इस प्रकार से संग्रहित हो जाता है दोस्तों, ऐसे है ना। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जो है वो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो है वो वर्षा का जल इस प्रकार से संग्रहित हो जाता है।
वर्षा का जल संग्रहित हो गया, तो यहाँ पे वर्षा का जल भरने से एक झील बन गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु हो जाती है और उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तो ये जो झीलें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये एक स्थायी झील नहीं है। कैसी झील है दोस्तों? अस्थायी झील है। तो दो बालू का स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झीलों को अपन किस नाम से जानते हैं? रन के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने दोस्तों नाम सुन रखा होगा, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक इस प्रकार की रन झीलें कौन कौन सी है? तो एक तो पोखरन है, ठीक है, उसके बाद में फिर दोस्तों लावा है, उसके बाद में फिर दोस्तों बरमसर है, उसके बाद में फिर दोस्तों भाकरी है। ठीक है, तो ये झीलें कहां पर पाई जाती है आपको? ये झीलें आपको पाई जाती हैं जैसलमेर के क्षेत्र में। उसके बाद में दोस्तों बाप करके जो झील है वो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? उसके बाद में दोस्तों थोप झील कहां पर पाई जाती है? तो बाप है आप लोगों के जोधपुर में और थोप जो है वो आपके कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं, इस जो बाप जोधपुर में, थोप बाड़मेर में, पोखरन, लावा, बरमसर और भाकरी ये कहाँ है? जैसलमेर में। इस प्रकार की झीलों को अपन लोग क्या कहते हैं? रन, टाट अथवा प्लाया के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद में फिर अपन लोग जब अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों ने एक और शब्द सुन रखा होगा दोस्तों, और वो शब्द क्या है? धरियन। ठीक है, अब एक्चुअल में दोस्तों ये धरियन क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में ये क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें विशेष करके जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर में बालू का स्तूपों से युक्त वो क्षेत्र है। किससे युक्त है? बालू का स्तूपों से युक्त वो क्षेत्र है जहां शून्य जनसंख्या पाई जाती है। कैसी जनसंख्या पाई जाती है? शून्य जनसंख्या। और ऐसे शून्य जनसंख्या के क्षेत्र को अपन जैसलमेर में किस नाम से जानते हैं? धरियन के नाम से अपन लोग जो है वो दोस्तों जानते हैं। तो ये जो धरियन है वो शून्य जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक और शब्द इसमें आता है जिसको अपन लोग कहते हैं सम क्षेत्र। का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, है ना? तो जैसलमेर में जो है वो सम तहसील है। तो ये जो सम क्षेत्र है वो क्यों जाना जाता है, या सम तहसील क्यों जानी जाती है? एक तो आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर जो है वो वनस्पति शून्य होती है। तो शून्य वनस्पति के क्षेत्र को जैसलमेर में क्या कहते हैं? सम क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो वर्षा भी पूरे भारत में न्यूनतम वर्षा होती है, जिसमें नहीं के बराबर वर्षा होती है। वो कौन सा क्षेत्र है? सम क्षेत्र है जैसलमेर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक और बात करते हैं अपन लोग खड़ीन की, है ना? तो खड़ीन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। एक्चुअल में ये खड़ीन क्या है? तो खड़ीन भी क्या है? परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का एक स्रोत है ना? तो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का एक स्रोत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये खड़ीन क्या होता है? तो मरुस्थल में एक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति भी है जिसको अपन लोग खड़ीन कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि यहाँ पे एक बालू का स्तूप है, एक बालू का स्तूप दोस्तों यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अस्थायी झीलें बन गई। अस्थायी झील का निर्माण जब दोस्तों यहाँ पर हो गया तो ये जो अस्थायी झील है, यहाँ का जल जब दोस्तों, यहाँ का जो जल है वो दोस्तों जब सूख जाता है तो जल के सूखने के बाद में ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्षेत्र नमी युक्त मिट्टी हो जाती है। कैसी मिट्टी हो जाती है? नमी युक्त। और यहाँ वर्षा का जल जो है, भूमिगत वर्षा जल बढ़ जाता है ना? तो यहाँ पर भूमिगत वर्षा जल बढ़ता है, एक तो पहली बात। दूसरी बात दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर जो है वो नमी युक्त मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है दोस्तों? नमी युक्त मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर फिर लोग जो है वो कृषि करते हैं, और कृषि करते हैं मरुस्थल में इस प्रकार से की जाने वाली जो कृषि है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। और इस खड़ीन की शुरुआत जो की थी दोस्तों सबसे पहले, वो किसने की थी? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस खड़ीन कृषि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसको अपन लोग कहते हैं खड़ीन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जिनको हम लोग जो है वो यहाँ पर देखेंगे। एक आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा पीवणा। ठीक है, अब ये पीवणा क्या है? तो पीवणा क्या है दोस्तों? एक्चुअल में ये मरुस्थल में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का विषैला सर्प होता है, और इस सर्प को अपन लोग पीवणा कहते हैं। एक्चुअल में जब आप लोग मरुस्थल में होते हैं तो मरुस्थल में क्या होता है, जब बाहर कई बार ऐसा होता है कि लोग जब बाहर सोए होते हैं तो ये सर्प जो है उनके ऊपर आकर के बैठ जाता है और उनकी सांसों में अपनी सांसों को मिलाता है। तो लोगों को उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, उसको एक अच्छी अनुभूति होती है, लेकिन उसके माध्यम से वो जहर का संचार करता है और सुबह उठ करके लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जो विषैला सर्प है उसको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों?
पीवड़ा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में फिर अगर अपन लोग देखते हैं दोस्तों, तो जैसलमेर में एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? एक गांव है जिसको अपन लोग कहते हैं जैसलमेर में कुलधरा गांव। नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुलधरा गांव। और ये कुलधरा गांव कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से दोस्तों व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों? व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कुलधरा ग्राम कहते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग जब नेक्स्ट आगे जो है वो देखते हैं, तो एक शब्द आता है दोस्तों थली। अब ये थली क्या है? तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसका स्थानीय नाम है ना? तो मरुस्थलीय क्षेत्र का स्थानीय नाम क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र का स्थानीय नाम है थली। क्या नाम है? थली इसका स्थानीय नाम है। उसके बाद में दोस्तों आपने एक और शब्द पढ़ा होगा जिसको कहते हैं अपन मरुस्थल का मार्च या रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान का मार्च क्या कहलाता है दोस्तों? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना, है ना? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना जो है, या रेगिस्तान का जो है प्रसार, तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना अथवा रेगिस्तान का प्रसार क्या कहलाता है? मरुस्थल मार्च कहलाता है दोस्तों, है ना? तो पीवड़ा क्या है? एक विषैला सर्प है दोस्तों। उसके बाद में फिर अपन लोग जो है देखते हैं कुलधरा गांव जिसमें व्हेल मछली अथवा डायनासोर है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं थली क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र का जो है वो स्थानीय नाम है दोस्तों। उसके बाद में मार्च क्या है? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना अथवा रेगिस्तान का जो प्रसार है वो क्या है? मार्च है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग दोस्तों कई बार यहाँ पर जब देखते थे एक और शब्द दोस्तों आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, और वो शब्द है दोस्तों बेझड़। अब ये बेझड़ क्या है दोस्तों? तो एक्चुअल में ये बेझड़ है वो मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि का एक प्रकार जो है वो बेझड़ कहा जाता है दोस्तों। इस चीज को भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये कुछ मरुस्थलीय विशेष शब्द हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन पूरा हुआ। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अगली बार हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।